हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी बिहार शिक्षक भर्ती के एग्ज़ाम में जितना भी बीपीएससी के द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है, TRE 1, TRE 2, TRE 3 में जितने भी मैथ में पूछे गए प्रश्न हैं उसका डिस्कशन कर रहे हैं और उसके साथ साथ जितने भी कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इसके पहले का अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जिसमें आपको मिल जाएगा कि बिहार शिक्षक भर्ती मैथ का एक प्लेलिस्ट मिलेगा, उसमें आपको पार्ट 1 वीडियो मिल जाएगा, ये पार्ट 2 है। और डेली आपको ये वीडियो देखने को मिलेगा शाम 5 बजे शाम में। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में बोला गया है कि के किस मान के लिए समीकरण, ये जो दो समीकरण दिया हुआ है, एक अनूठा हल होगा। अनूठा मतलब एक हल होगा। तो के किस मान के लिए किस मान के लिए समीकरण का एक हल होगा। सबसे पहले आ जाता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अगर हम लोग को दो रैखिक समीकरण अगर दिया हुआ है, दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, दूसरा समीकरण दिया हुआ a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ठीक है, अगर ये दो समीकरण दिया हुआ है तो कंडीशन देखिए ध्यान में क्या रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा है केवल एक हल, तो एक हल जिसको हम लोग अद्वितीय हल के लिए बोलते हैं, एक हल के लिए कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 जो होता है नॉट इक्वल टू होता है b1 बटे b2। a1 b1 यहाँ पर समझ में आ रहा है। a1 जो है पहला समीकरण का x का गुणांक है, b1 जो है पहला समीकरण का y का गुणांक है। ठीक, तो ये पहला कंडीशन होता है जब एक हल होता है तब। अगर अनेक हल हो, अनेक हल का क्या कंडीशन होता है, तो अनेक हल का कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के बराबर होता है c1 बटे c2 का। एक होता है कोई भी हल नहीं, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं होता तो उसका कंडीशन क्या होता है कि a1 बटे a2 बराबर तो होगा b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तो उस समीकरण का कोई हल नहीं होता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया गया है इस समीकरण का कितना हल है, एक हल है। एक हल है तो उसके लिए कंडीशन हम यहाँ क्या बता दिए कि a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के। तो यही कंडीशन हम लोग फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं कि a1 किसको बोल रहे हैं। पहला समीकरण का जो x के आगे होगा वो a1 होगा, तो a1 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। b1 का मान अगर पहला समीकरण जो y के आगे होगा तो y के आगे क्या है, माइनस के है तो माइनस के लिखाएगा। और c1 जो होता है अचर पद होता है, लेकिन बराबर के इस तरफ, बराबर के उस तरफ तो 2 दिख रहा है, लेकिन जब बराबर के इस तरफ लाएंगे तो -2 होगा, तो c1 का मान कितना है, -2 है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हम लोग बात करते हैं a2 b2, तो a2 का मान यहाँ पर जो x के आगे दूसरा समीकरण में है वो a2 का मान हो जाएगा 3 और b2 का मान हो जाएगा कितना, 2, और यहाँ पर -5 बराबर को उस तरफ इस तरफ लेके आएंगे तो c2 का मान यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, 5। अब कंडीशन क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो कंडीशन होता है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के, कैसा हल के लिए, तो अद्वितीय हल के लिए या एक हल के लिए। अब यहाँ पे एक ही हल बोला है तो a1 का मान है 1, तो 1 बटे क्या हो जाएगा, a2 का मान है 3, तो 1 बटे 3 नॉट इक्वल टू b1 का मान है -k और b2 का मान कितना है, 2 है, तो b2 का मान यहाँ पे 2 हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, इसमें इससे गुना, इसमें इससे गुना। तो k में 3 से गुना होगा तो -3k, और इधर ये 2 में 1 से गुना होगा। यहाँ पर नॉट इक्वल टू साइन है, इक्वल साइन नहीं देना है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो k के साथ -3 गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में, तो -2 बटे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो k बताया जा रहा है, k का मान क्या होना चाहिए अनूठा हल के लिए, एक हल के लिए, तो k का मान -2 बटे 3 नहीं होना चाहिए। लेकिन पूछा है k का मान क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, k के किस मान के लिए। तो k का मान इसको छोड़कर बाकी कोई भी मान ले सकते हैं, मतलब k का मान -2 बटे 3 नहीं होना चाहिए, तो ये तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन दिया है k का मान ये होगा, तो ये गलत है। इसको छोड़कर बाकी जो भी मान होगा वो सब मान पॉसिबल होगा, तो इसका आंसर बी और सी दोनों होगा। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना जरूरी है।
एक हल के लिए एक हल बोलेगा तो एक यूज करना है, अनेक हल बोलेगा तो इसका यूज करना है, कोई हल नहीं बोलेगा तो इसका यूज करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात किया जा रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है कि एक वृत्त की त्रिज्या जो है कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है। त्रिज्य खंड कितना दिया हुआ है, इतना सेंटीमीटर। इसको बाद त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण निकालना है। देखिए त्रिज्य खंड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई वृत्त है मेरे पास, अगर मेरे पास कोई वृत्त है तो वृत्त का मान लेते केंद्र होगा। अब इस वृत्त के केंद्र से अगर कुछ हिस्सा कट करके त्रिज्या से होते हुए कुछ हिस्सा कट करके इसको निकाल लिया जाए तो इस यही हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड कहते हैं। इसी हिस्सा को क्या कहते हैं हम लोग, त्रिज्य खंड के नाम से जानते हैं। तो इसी को हम लोग त्रिज्य खंड कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग सेक्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये दोनों के बीच का जो केंद्रीय कोण होता है इसी को हम लोग थीटा बोलते हैं, और यही कोण निकालने के लिए बोला है। और यहाँ से यहाँ तक का जो दूरी होता है यही त्रिज्या होता है, जो कि 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और इसका क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। अगर त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला का बात करते हैं तो बहुत सिंपल फार्मूला होता है, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। बस यहीं से सब मान दिया हुआ है उसको मान रख देंगे। तो यहाँ से एरिया क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है 102.7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 102.7 सेंटीमीटर। थीटा का मान निकालना है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं 360 डिग्री। पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, और त्रिज्या का मान कितना दिया है 14। तो 14 के स्क्वायर का मतलब 14 गुने 14 डायरेक्ट लिख देते हैं। 14 के स्क्वायर का मतलब क्या है, 14 गुना 14। अब जो कट रहा है पहले इसको कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये 2 बार में कटेगा। ठीक है, तो बाकी जितना भी इसमें कट रहा है काट सकते हैं। ये 2 बार में यहाँ पे कट गया, इसको यहाँ से ये 11 मरतबे काट सकते हैं, इसको 2 से 180 आ जाएगा। और कोई कट रहेगा 2 से और भी चाहेंगे तो काट सकते हैं, या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। इसको 2 से काटेंगे तो ये 90 बार में कटेगा, और ये फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, ये 45 मरतबे कटेगा। तो क्या निकल के आ रहा है, थीटा का मान जो इधर भाग में इधर जाएगा तो गुना में, इसके साथ कौन गुना में आएगा तो 45 गुना में आ जाएगा। बटे में क्या आ जाएगा, 11 गुने 7 हो जाएगा। बस इसी को अब यहाँ पे थोड़ा सा ये कैलकुलेशन ज़्यादा दे दिया गया था, इसी को ही हम लोग कैलकुलेट करना है। देखते हैं 7 से कटेगा क्या, 7 एक में को 3 बचेगा, 7 चौक 28, 4 में 7 से नहीं कटेगा। तो इतना पर इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। इसको गुना करना अब थोड़ा सा इसी में फास्ट काम करना है कि गुना हम लोग कैसे करके निकाल लें, इसलिए इसका गुना करना है। इसको अगर गुना करते हैं हम लोग, अब भाग करेंगे तो इसका लगभग जो अप्रॉक्सीमेट मान हम लोग देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेट मान कितना के बराबर, तो लगभग ये 60 के करीब आता है, लगभग ये 60 के करीब आता है। इसीलिए यहाँ पर थीटा का मान लगभग कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे था इसको ध्यान में रखना था। ये त्रिज्य खंड या सेक्टर हम लोग किसको कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन दिया हुआ है इतना रुपए का 16% वार्षिक ब्याज की दर से, 16% जो प्रतिशत दर दिया हुआ है वो वार्षिक दिया हुआ है, ध्यान में रखना। वो क्या दिया हुआ है, वार्षिक दिया हुआ है, से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज क्या तिमाही दे है। ब्याज कैसा देना है, तिमाही, मतलब 3-3 महीना पे देना है। ब्याज कितना महीना पे देना है, 3-3 महीना। अब देखो ध्यान में क्या रखना है, सबसे पहला अगर तिमाही देना है मतलब 3-3 महीना पर, ये 12 महीना का दिया हुआ है। दर किसका दिया हुआ है, 12 महीना का। 3 महीना का दर कितना आएगा ये निकालने का तरीका पता होना चाहिए। तो पहले ये 12 महीना का दिया हुआ है तो 16 बटे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। हमको 3 महीना का निकालना है तो 3 से इसमें क्या कर दे, गुना कर दे। ये 3 महीना का दर निकल के आ जाएगा। हमको ऐसे निकालना कितना महीना का है, 9 महीना का यहाँ पे निकालना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो देखो ये 4 हिस्सा में बांटेंगे तो 3 महीना का कितना है, 4-4 आएगा। 3 महीना का कितना आएगा, 4-4 आएगा। तिमाही बोला है तो 3 महीना का कितना आएगा, 4-4 आएगा। 3 से अगर 4 से इसको हम लोग 4 से भाग कर देंगे, 4 हिस्सा में बांटेंगे तो 4 से भाग करेंगे तो ये 3 महीना का निकलेगा। और 3 महीना का निकालने के लिए यहाँ पे ठीक है, हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, या चलिए मंथली निकाल लेते हैं। मंथली निकाल के 9 से गुना कर दे, सबसे अच्छा वही है
कि 12 से क्या कर दे, भाग कर दे। तो ये 1 महीना का निकला, हमको 9 महीना का चाहिए तो 9 से गुना कर दे। 3 तिरिके 9, 3 चौका 12, 4 से ये कट जाएगा, 4 चौका 16। तो ये कितना आ जाएगा, 4 महीना का कितना प्रतिशत आ जाएगा, 12% आ जाएगा। 9 महीना का 9 महीना का कितना प्रतिशत आ जाएगा। लेकिन निकालने का सिंपल तरीका क्या है, हमको 3-3 महीना पे देना है। कितना महीना पे देना है, तो कहिए उससे कोई मतलब नहीं है। अगर 3-3 महीना पर देना है तो वो निकाले या डायरेक्ट निकाले कि 9 महीना का हम लोग का दर कितना होगा। ये 1 साल का दर दिया हुआ है, कितना है, 16% है। तो हमको 9 महीना का दर चाहिए, तो पहले 1 महीना का निकाले। 1 महीना का निकालने के लिए 16 बटे क्या करना पड़ेगा, 12, इसलिए 12 होता है। 1 साल में 12 माह होता है ना, तो 16 बटे 12। आप इसमें ये 1 महीना का निकला, 9 महीना का निकालना है तो 9 से क्या कर दे, इसमें गुना कर दे। तो ये 9 महीना का दर निकल गया डायरेक्ट। ठीक है, तो बोला है कि 9 महीना का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, हमको ब्याज पूछा है। तो इसका ब्याज क्या होगा, इसका 12% ही ब्याज हो जाएगा। 9 महीना का दर कितना है, 12% है। तो इसका सिंपल 12% निकाल देना है, वही हम लोग का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। तो 15,625 है गुने 12%, 12 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लेना है, कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर जो कटने वाला है उसको काटेंगे। सबसे पहले अगर काटना चाहेंगे तो 4 से भी काट सकते हैं, 4 तिया 12 और ये 25 चौका 100। ये 25 से कटेगा तो 25 6 के 150 होता है, 25 6 के 150 होगा तो 6 बचेगा तो 62 होगा। 25 दूना के 50, फिर 12 बचा तो 125, तो 5 5 25 हो गया। अब इसमें 3 से गुना कर दे तो 5 3 15, 3 दूना के 6 1 7, 6 3 18। तो ये कितना आ गया, 6 3 18, 1,875 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गया, ये जो निकल गया साधारण ब्याज निकल गया, सॉरी, ये हम क्या बता दिए, साधारण ब्याज बता दिए। सबसे पहले इसको हटाते हैं। हमको तिमाही देना है, मतलब 3 मंथ में ब्याज कितना होगा वो पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले 1 मंथ का निकालेंगे, तो 16 बटे 12, ये 1 मंथ का हो गया। तिमाही मतलब 3-3 महीना पर देना है, तो 3 महीना का कितना होगा, तो गुने 3 कर देते हैं। तो ये 3 चौका और 4 से 4 मरतबे, मतलब 3 महीने पे हमको कितना दर लगेगा, 4% लगेगा। तो 9 महीना हमको देना है, तो 3 3 3 मतलब 4% कितना बार देना पड़ेगा, 3 बार 4% लगेगा। लेकिन जब ये चक्रवृद्धि ब्याज का बात होता है तो ये डायरेक्ट तीनों को नहीं जोड़ देंगे। अगर यही बात होता साधारण ब्याज का, तो 4% 3 साल के लिए, फिर 3 महीना के लिए 3 महीना के लिए 4%, 3 महीना 4 के लिए, तो 12% हो जाता। ये किसके लिए, जब साधारण ब्याज रहता तब। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज रहता है तो इसका हम लोग सक्सेसिव निकालना पड़ता है। सक्सेसिव कैसे निकलता है, तो पहले 2 का निकालते हैं। पहले क्या करते हैं, 2 का निकालते हैं। 2 का निकालने का तरीका क्या है कि 4% प्लस 4, 4 प्लस 4, 4 गुने 4 बटे 100 ऐसे निकलता है 2 का। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8, और प्लस ये आ जाएगा 0.16। तो ये कितना आ जाएगा, 8.16% आ गया। तो ये 3 3 6 महीना के लिए हो गया। अब यहाँ पे 3 महीना और जोड़ना है इसमें, तो इसका 3 महीना इसके साथ अब निकालना है। तो ये ए का मान हो गया, ये बी का मान हो गया। तो फिर इसका सक्सेसिव निकालेंगे तो 1.6 प्लस 4 प्लस 8.16 गुने 4 डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको अगर इसमें 4 जोड़ते तो 8 4 12 मतलब 12.16 हो गया। अब प्लस इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 चौका 24 के 4, हाथ में कितना बचेगा, 2 4 2 6, 8 चौका 32 हो जाएगा। अब 2 अंक बाद दशमलव है बटे 100। अब इसमें नीचे में 1 पर 2 जीरो दशमलव और 2 अंक इधर शिफ्ट करेगा तो ये कितना आ जाएगा। इसको अगर देखेंगे तो 16.16 है प्लस 0.3264 हो जाएगा, 0.3264 हो जाएगा। अब अगर इसको हम इसमें जोड़ देते हैं तो इसको अगर हम इसमें जोड़ते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 4 6, 2 में 6 जुड़ेगा 8, 3 में 1 जुड़ेगा 4 दशमलव, मतलब 12.044864% हो जाएगा। तो यही हम लोग इतना प्रतिशत आ गया। इतना प्रतिशत हम लोग ये इसी मूल्य पर निकालना है तो इसका इतना प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे, तो वही हम लोग का ब्याज हो जाएगा। ब्याज का अगर बात कर लेते हैं तो कितना है, 15,625 गुने
इतना प्रतिशत, मतलब 12.4864 डिवाइडेड बाई 100 हो जाएगा। यही जो गुना करके आंसर आएगा वही हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग इसको अप्रॉक्सीमेट निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर अप्रॉक्सीमेट हम लोग निकालते हैं, ये आपको गुना करने आना चाहिए इतना फास्ट कि हम लोग थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट मान निकाल सके। तो अगर इसका मान हम निकालते हैं तो ये लगभग क्या देखने को मिलता है, तो ये अप्रॉक्सीमेट मान का एग्जैक्ट मान निकल के आता है, वो कितना आता है 1951 आ जाता है। तो ये हम लोग का क्या हो गया, ब्याज हो गया कितने 9 महीना के लिए। तो ब्याज का मान आ गया 1951। ऑप्शन में देख सकते हैं ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका होता है जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना रहता है। तो अगर साधारण ब्याज निकालना था डायरेक्ट हम लोग 12% इसका निकाल देते, वही आंसर हो जाता। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में हम लोग डायरेक्ट तीनों को जोड़ते नहीं हैं, हम लोग तीनों को सक्सेसिव करके निकालते हैं, तब जाके उतना प्रतिशत हम लोग को जो आता है वो चक्रवृद्धि ब्याज आता है। इस तरह से इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है एक समीकरण दिया हुआ है, दिख रहा है कि समीकरण किस प्रकार के द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है, बोला है मूलों का गुणनफल 3 दिया हुआ है, तो के का मान पूछा हुआ है। सबसे पहले अगर हम लोग चर्चा करते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है, द्विघात समीकरण का हम लोग बात करेंगे, तो इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का अगर हम लोग बात करते हैं, इसका व्यापक रूप जनरल रूप जो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर इसका दो मूल, दो रूट जो होता है, एक अल्फा और एक बीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो बताया जाता है कि अल्फा प्लस जो बीटा होता है इसका सूत्र होता है -b/a होता है। दूसरा जो होता है अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, तो c/a होता है। ये दो फार्मूला सबसे पहले ध्यान में होना चाहिए सभी का। अब अगर हम तुलना करते हैं तो x² का गुणांक को a बोलते हैं, और यहाँ पर x² का गुणांक क्या है 3k है, और b जो x का गुणांक है, x का गुणांक कितना है -25 के, माइनस साइन के साथ हमेशा लेना है, और c जो है वो k है। कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से a का मान निकल के आ रहा है, जो यहाँ से a का मान निकल के आ रहा है वो 3k हो गया, जो b का मान निकल के आ रहा है वो -25k हो गया, और जो c का मान निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है, तो c का मान जो जितना भी अचर पद बच गया उसको हम लोग c कहते हैं, तो ये पूरा c में आ जाएगा, तो k+8 हो गया। क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दिया, तो गुणनफल दिया, मूलों का गुणनफल कितना दिया, गुणनफल मतलब क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है कितना 3। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है c/a, तो c/a बराबर कितना हो गया 3। c का मान कितना है, तो k+8 है, तो k+8 डिवाइडेड बाई a का मान, तो a का मान है 3k बराबर 3। अब इधर जो भाग में है उधर जाएगा तो गुना में, तो आगे जो स्टेप होगा इसका क्या बचेगा 8 + k बराबर 3k में 3 से गुना होगा, 3 3 के 9k हो जाएगा। वो k का मान निकालना, तो इस k वाला को हम उधर लेके चले जाते हैं, तो k वाला को एक तरफ लेके जाना पड़ेगा ना, तो 8k इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा 8k बचेगा। 8 इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो 8 जब भाग में आ गया तो पहले सीधा 8 था, तो 8/8 हो गया, तो एक से एक बार में कट जाएगा, तो k का मान क्या निकल के आ गया 1। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बस कॉन्सेप्ट जो था यहीं पर आप लोग देख सकते हैं, यही द्विघात समीकरण का कॉन्सेप्ट होता है, बस ये ध्यान में होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आते हैं कुछ लॉग के, हम लोग गुण को जानते हैं। लॉग एक क्या है, एक फलन है। लॉग क्या है, एक प्रकार के फलन है, हम लोग फलन से दर्शा सकते हैं लॉग। देखो लॉग का जो व्यापक रूप होता है, तो यहाँ पर एक इसका बेस होता है, एक इसका आर्गुमेंट होता है। यही लॉग का जनरल फॉर्म होता है। नीचे वालों को बेस कहते हैं, इसको आर्गुमेंट कहते हैं। इसको हम लोग बेस के नाम से जानते हैं, इसको हम लोग आर्ग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। चलिए शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। तो इसको बेस कहते हैं, इसको आगे में जो लिखा है तो उसको आर्ग्यूमेंट कहते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, तो प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। लॉग के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग जान लेते हैं कि लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है। ध्यान दिया जाए, सबसे पहले
एक बेस का प्रॉपर्टीज बताते हैं कि अगर बेस के पावर में n है इंटू बी, तो बेस के पावर को आगे लेके आ सकते हैं, लेकिन जितना पावर आएगा उसका उल्टा आगे आएगा, मतलब 1/n बाहर आएगा, log a इंटू बी लिखाएगा। ठीक है। अगर दूसरा प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें कि अगर आर्ग्यूमेंट का पावर रहेगा तो डायरेक्ट आगे में आ जाता है n इंटू लॉग ए इंटू बी हो जाएगा, ध्यान में रहेगा। ठीक है। और भी कुछ प्रॉपर्टीज होता है, एक दो लिख देते हैं और, जैसे कि लॉग ए प्लस अगर लॉग बी है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं लॉग ए इंटू बी लिख सकते हैं। एक और प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें, लॉग ए माइनस लॉग बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए बटे बी। अभी फिलहाल इतना ही प्रॉपर्टीज ध्यान में रखें, आगे कोई भी यूज आएगा तो यहाँ पर हम 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस किए जिसको ध्यान में रखना है। अब इसी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। अब दिया है लॉग, बेस में दिया हुआ है √2, आर्गुमेंट में दिया हुआ है 32। हाँ, एक और प्रॉपर्टी जान ले, यहाँ पे छूट रहा था, अगर बेस और आर्गुमेंट दोनों क्या हो जाए, समान हो जाए, तो उस केस में इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। बेस और आर्गुमेंट समान हो जाए तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। अब आते हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे, सबसे पहले रूट का मतलब होता है कि उसके पावर कितना, 1/2। इसका पावर कितना, 1/2, मतलब 2 का पावर कितना होगा, 1/2 इंटू 32। अभी पता है कि जो बेस का पावर कुछ भी रहता है तो उसको आगे लाते हैं तो पलट जाता है, तो 1/2 है तो पावर यहाँ पर आगे में क्या जाएगा, 2 आ जाएगा, log 2 इंटू 32 हो जाएगा। अब देखो 32, इसको हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, 2 के रूप में लिख सकते हैं। 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हैं। 2 के पावर 5 का ही मान कितना होता है, 32 होता है। अब बताए थे ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, जो आर्गुमेंट का पावर आता है उसको आगे में लेके आ सकते हैं। तो आर्गुमेंट का पावर यहाँ पर 5 दिख रहा है तो आगे में आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा log 2 और 2। अब ये 5 गुना के यहाँ पे कितना हो गया, 10 हो गया। और log 2 यहाँ पे आर्गुमेंट और बेस समान हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो इसके जगह पर 1 हो गया। और 10 में 1 से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इस तरह से कुछ बात ध्यान में रख के बनाना जरूरी है, और ये सब लॉग के लिए इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, सभी को ध्यान में रखना जरूरी है। इसका यूज कहीं पर भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और भी लॉग का प्रॉपर्टीज इतना ही नहीं होता है, कुछ और भी होता है, लेकिन जैसे आगे कुछ क्वेश्चन और आता है तो और हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार 6 सेंटीमीटर कम है। इसके समकोण त्रिभुज की जो ऊंचाई है उसके आधार से 6 सेंटीमीटर क्या है, कम है। सबसे पहले अगर दिखाना चाहते तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे दिखा सकते हैं। समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसका एक कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ये एक कोण 90 डिग्री होता है। सबसे पहले जान ले, इसको हम लोग समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने होता है उसको हम लोग कर्ण कहते हैं, इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं। और यहाँ पर ये लंब है तो इसको ऊंचाई बोल सकते हैं, ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया, या लंब भी कहते हैं। और ये क्या है, नीचे वाला को आधार कहते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि जो ऊंचाई है वो आधार के क्या है, 6 सेंटीमीटर, आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो अगर लेट कर ले, माना कि जो आधार है वो कितना है, तो आधार को हम अगर x मान लेते हैं तो जो ऊंचाई होगा, तो ऊंचाई बताया जा रहा है कि आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। तो आधार से 6 सेंटीमीटर कम मतलब इसमें 6 घटा दो तो ऊंचाई पता चल गया। तो अतिभुज, जो कर्ण, अतिभुज भी बोलते हैं कर्ण को, तो जो कर्ण है वो इतना सेंटीमीटर है, तो अन्य 2 भुजा ज्ञात करना है। तो देखो एक रिलेशन याद रखना है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस ऊंचाई बोले या लंब बोले, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं, ऊंचाई के स्क्वायर। तो कर्ण दिया हुआ है तो कर्ण 218 दिया है तो रूट 218 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार, तो आधार को हम क्या मान है, x, ऊंचाई जो है कितना है, x - 6 के द होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 218 बराबर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस x - 6 के द होल स्क्वायर। अब कुछ करना नहीं है, सबसे पहले चीज
कि बहुत ज़्यादा फास्ट काम करना है तो किस तरह से हम लोग कर सकते हैं उस पर ध्यान देते हैं। अब बताया जा रहा है कि अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है, मतलब कर्ण दिया हुआ है तो ऊंचाई और आधार ज्ञात करना है, और ऊंचाई आधार का अंतर कितने का 6 का होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। कि अगर मान लेते पहले ही अगर ये वाला इधर अधिक दिया है ना सब में, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये आधार है। तो आधार ऊंचाई से क्या होना चाहिए, 6 कम होना चाहिए। तो देख सकते हैं दोनों के बीच का अंतर 6 है, तो 6 दिख रहा है। ये दोनों के बीच का भी अंतर कितना है, 6 है। ये दोनों के बीच का भी अंतर, मतलब सबका अंतर 6 दिख रहा है। अब अगर ये ऊंचाई और ये आधार है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर रूट अंडर 218 के बराबर आना चाहिए, रूट अंडर 218 के बराबर आना चाहिए। तो चलिए ऊंचाई इसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो 25 और 111, ये कितना हो रहा है, 5 5 25 और 111। इसको जोड़ने पर कभी भी 218 आएगा क्या, नहीं आएगा। तो स्क्वायर करके जोड़ने पर नहीं आती, ये आंसर नहीं हो सकता है। 9 का स्क्वायर करते तो 81 आता है, अब 15 का स्क्वायर करते तो 225 आ जाता है। अब जोड़ने पर कभी भी 218 आएगा क्या, 218 से अधिक ही आ जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। 10 का स्क्वायर 100 होगा और 16 का स्क्वायर 256 होता है, कभी भी ये दोनों को जोड़ने पर 218 नहीं आएगा, मतलब ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। इसका मतलब अगर तीनों में से कोई सही ही नहीं हुआ तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं x का मान, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इतना करने की जरूरत नहीं है। अगर ये ऊंचाई और आधार दिया हुआ है तो दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पर और उसका रूट लेने पर इसके बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो मतलब ये सब के सब ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ई द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, आप लोग समझ में आना चाहिए और ऑप्शन एलिमिनेट करने भी आना चाहिए, तभी यह क्वेश्चन हम लोग फास्ट बना सकते हैं एग्जाम में। सबसे बड़ा महत्व यही रखता है कि आप कितने फास्ट कैलकुलेशन कर पाते हैं एग्जाम में, अदरवाइज आप ऐसे ही पीछे रह जाएंगे। अगर कितना मैथ जानते हैं तो आप कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये गारंटी है। अगर 6 to 8 और 9 10 का मैथ का जो भी स्टूडेंट है 6 to 8 और 9 10 का, वो अगर मैथ में कैलकुलेशन फास्ट नहीं करेंगे तो कभी भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ को आप लोग समझ लें। अभी 9 10 का जो TRE 3 हुआ है, 9 10 का मैथ का कटअप सभी को पता है कि 120 में जनरल का 102 कटअप गया था। इसमें मैथ बहुत ध्यान रखना जरूरी है मैथ में। और इसमें अगर हम बात करते हैं, हम भी अगर इसका एग्ज़ाम दिए थे, इसके एग्ज़ाम में बात करेंगे तो मेरा 105 नंबर आया था। तो मैथ बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि आप कैलकुलेशन कितने फास्ट करते हैं और जो ऑप्शन एलिमिनेट करने वाला है उस ऑप्शन को आप किस तरह से एलिमिनेट कर पाते हैं। चलिए, तो अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में इसको अरेंज करना है, इसको बढ़ते क्रम में लेके जाना है, ठीक है। तो अगर बढ़ते क्रम में लेके जाना है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको लॉजिक अप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे ही आँख मूंद के काम करने से नहीं होगा। या तो सबसे पहले सबका एलसीएम निकाल ले, एलसीएम निकाल के उससे तुलना कर ले, वो भी सही रहेगा। अगर वैसे नहीं करते हैं तो और भी बहुत सारा तरीका है। अब देखो ये दोनों को तुलना करना बहुत आसान है। कैसे, नीचे में यहाँ पर दिख रहा है ना 36 है और ये 18 है, इसमें ऊपर नीचे अगर 2 से गुना कर देते हैं, थोड़ा सा ध्यान दे, बहुत जल्दी एलिमिनेट कर सकते हैं। 13 में 2 से गुना होगा 26, 18 में 2 से गुना होगा 36 हो जाएगा। तो ये हो गया, ये हो गया। अब ये दोनों में आसानी से तुलना कर सकते हैं। नीचे का जब समान रहता है सिर्फ ऊपर वाला का देखा जाता है, मतलब ये दोनों में कौन बड़ा है, 29/36 बड़ा है, ये क्लियरली पता चल गया। ये दोनों में कौन बड़ा है सभी को पता चल गया, तो 29/36 बड़ा है। सारे ऑप्शन में देखेंगे तो इस ऑप्शन में यहाँ पर ये छोटा दे दिया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गया पहले ही, ठीक है। ऑप्शन एलिमिनेट करने आना चाहिए। अब इसमें आते हैं, देखिए ये दोनों का भी हर समान कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये 60 है और ये 45 है, दोनों का एलसीएम का बात करेंगे तो 120 शायद निकल के आएगा कि 120 नहीं होगा, हो सकता है नहीं भी हो, ठीक, लेकिन अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन किसके पास करीब हो सकता है। अब अगर बात करेंगे ये 120 नहीं होगा लेकिन 240 जरूर शायद हो जाएगा,
120 तो नहीं होगा, 45 से नहीं कटेगा, ये 45 से नहीं कटेगा। 240 का बात करेंगे तो 240 को अगर 45 से काटते हैं, ये 45 से कटेगा क्या, चेक कर लेते हैं। 9 से 9 5 45, 9 से ये कटेगा क्या, 9 का 9 ना क्या 18, 6 बचेगा, 9 से नहीं कटेगा, तो ये थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है। अब इस केस में हम लोग क्या करें कि जल्द से जल्द कैलकुलेट हम लोग कर पाए। अब किसी दो का तुलना फास्ट तरीका से हम लोग कैसे कर सकते हैं, वो थोड़ा सोचना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, अगर 120 का बात करेंगे तो 120 का 18 से अगर भाग लगाते तो 18 से कट जाएगा क्या, तो ये 6 से कटेगा 3 मरतबे, 6 से कटेगा 20 मरतबे, तो ये 20/3, ये भी 18 से नहीं कट रहा है। अच्छा, ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 17 तिया 51 और 20 तिया 60 हो गया, तो ये 17/20 हो गया, 17 कितना हो गया 20 हो गया। अब यहाँ से थोड़ा सा और ट्रिक लगाए कि हम लोग दो चीज़ को तुलना कैसे कर पाए और जल्दी से जल्दी। अब देखो दूसरा उपाय क्या है कि अगर ऐसे हम लोग एलसीएम समान नहीं दिख रहा है, एलसीएम समान नहीं दिख रहा है, तो दूसरा तरीका ये है कि हम लोग क्या करें कि भाग कर ले, अप्रोक्सीमेट मान निकालें। भाग करके क्या करें, अब देखो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 17 है और यहाँ पे 20 है, ये बहुत आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 17 किसके आधा होता है, तो 17 आधा जो होता है ऑब्वियस 8.5 का आधा होता है। एक जीरो यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे 0.85 आएगा, कितना आएगा ये लगभग 0.85 के करीब आ रहा है। अगर इसका तुलना करेंगे तो इसको भी तुलना करके थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेट मान निकाल सकते हैं, थोड़ा सा क्या कर सकते हैं अप्रॉक्सीमेट मान निकाल सकते हैं। और इसको हम लोग भाग कब करेंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 बैठा कर भाग करते हैं, तो इसका भी यहाँ पे लगभग 8 मरतबे तो पहला बार में ये जाएगा, ये भी 8 मरतबे जाएगा पहला बार में। तो इस तरह से भाग करके हम तो दशमलव के कुछ अंक तक क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। जैसे भी करके आप लोग को दिमाग यही लगाना है कि हम कितने आसानी से इसको बना सके, या तो भाग लगा अप्रॉक्सीमेट दशमलव को 2 अंक तक निकाल ले, उससे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से इस क्वेश्चन का जो अगर आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ए द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, आप लोग खुद चेक कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यक्ति अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद संख्या के बराबर है। इस प्रकार टोकरी के 24वें दिन में पूरे भर जाती है, तो कितने दिनों के बाद टोकरी 1/4 भरी थी, मतलब 1/4 कितने दिनों में भरा था, ये चीज़ें पूछा जा रहा है। देखा जाए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति है जो अंडों को इस प्रकार टोकरी में रखता है कि प्रत्येक क्रमिक दिन, मतलब एक एक दिन पर रखा जा रहा है ना, प्रत्येक क्रमिक दिन पर रखे जाने वाले अंडों की संख्या पहले से टोकरी में मौजूद अंडों की संख्या के बराबर है। तो देखो, अगर थोड़ा सा हम हिंट्स देते हैं, पहला दिन मान लो कि अगर एक अंडा रखता है, जरूरी नहीं कि एक ही रखेंगे, फिर हम मान के चले पहला दिन एक रखे, तो दूसरा दिन जब एक रखे हैं तो जितना अंडा रखे दूसरा दिन भी क्या करेंगे, एक ही रखेंगे, इसलिए जितना टोकरी में रहेगा। अब टोकरी में कितना अंडा हो गया, 2, तो अब जो ये दूसरा दिन हो गया। अब तीसरा दिन अगर बात करते हैं, तीसरा दिन तो अब टोकरी में अंडा 2 हो गया, तो तीसरा दिन अगर बात करेंगे पहला, दूसरा और तीसरा दिन 2 अंडा है, तो कितना अंडा रखेंगे, 2 और रखेंगे, तो टोटल अंडा कितना हो गया, 2 और 2 मिलके 4 हो गया। ठीक है, चौथा दिन बात करेंगे। अब इस तरह से ये अंडा रखा जाता है, 4 पहले से है तो 4 फिर रखेंगे, तो 4 रखेंगे, तो टोटल मिलकर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो चौथा दिन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरह से टोकरी पूरा कितने दिनों में भर जाता है, 24 दिनों में भर जाता है। ठीक है, अब देखा जाए अंतिम दिन जितना भी अंडा रखे होंगे, थोड़ा सा ध्यान दें कि अंतिम दिन जितना भी अंडा रखे होंगे, मान लेते हैं कि n अंडा रखे होंगे, अंतिम दिन जितना भी अंडा रखे होंगे उतना पहले से n गो होगा तभी जाके, मान लेते हैं कि n रखे होंगे, तो अगर उसके पहले वाले दिन अंडों की संख्या कितना, ये 24वां दिन अगर अंडों की संख्या n है, तो ऑब्वियस है कि उसके पहले वाला दिन उसके आधा हो गया, मतलब जैसे 8 है तो पहले उसके 4 है, 4 है तो 2 है, तो उसका आधा रह रहा है ना, तो 23वां दिन कितना रहेगा, n/2 रहेगा। इसको हमेशा 2 से भाग करते चलना है।
22वां दिन क्या होगा, ये इसमें फिर 2 से भाग करना है, इसका आधा होगा, तो n/2 को 2 से भाग करेंगे कितना हो जाएगा, n/4 हो जाएगा। तो बोला ही है कि 1/4 भरा हुआ रहेगा कितना दिन, 22वां दिन। आ गया डायरेक्ट आंसर, आगे ऊपर से चले तो डायरेक्ट आंसर आगे 24वां दिन मान लेते हैं कि अंडों की संख्या n है, तो 23वां दिन इसका आधा होगा, तब ना n 24वां दिन पूरा होगा, तो इसका आधा होगा। और फिर 22वां दिन इसका आधा होगा, तो n/2 का आधा क्या होगा, n/4 होगा। और 1/4 बोला ही है, तो 1/4 यहाँ पे दिख रहा है, तो 22वां दिन 1/4 दिख रहा है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि दो संख्याओं का योग 480 है। यदि बड़ी संख्या में 2% कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो वह बड़ी संख्या है लगभग। इसमें से पूछा है कि बड़ी संख्या है लगभग, उसका मान इसमें से कितना होगा। अब देखा जाए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं तो दो संख्याओं का योग यहाँ पे दिया हुआ है, तो दो संख्याओं का योग का मतलब क्या हो गया, एक को x मानते हैं, एक को y मानते हैं, तो x + y बराबर कितना है, 480 है। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि ये एक संख्या में 2% का वृद्धि हो रहा है। एक संख्या में क्या हो रहा है, 2% के वृद्धि हो रहा है। तो अगर इसमें 2% का वृद्धि करते हैं, तो 2% का किसी संख्या में वृद्धि का मतलब क्या होता है, 102/100, ये पता होना चाहिए। और एक संख्या, ये मान लेते हैं कि ये बड़ी संख्या में वृद्धि कर रहा है, और जो छोटी संख्या है, सॉरी क्या लिखा है, गलत कर दिए, 2% के कमी हो रहा है। जो बड़ी संख्या, x को बड़ी संख्या मान लेते हैं, 2% कमी का मतलब क्या है, 100 में से 2 घटा दो तो 2% को तो 98/100 हो जाएगा। और ये बराबर हो रहा है, जो छोटी संख्या है उसमें 10% की वृद्धि के बराबर हो रहा है। 10% मतलब 100 में 10 जोड़ लो तो 110 कितना, 100। तो ये वृद्धि और कमी निकल के आ गया, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो अगर इसको यहाँ से कैंसल आउट कर लेते हैं, तो इसका अनुपात देख लेते हैं। इसका अगर हम लोग अनुपात देखते हैं, तो अनुपात देखेंगे तो ये तो एक इधर 49 हो गया, और इधर ये कटेगा तो ये 55 कटेगा 2 से, तो x/y का जो अनुपात होगा वो कितना हो जाएगा, 55/49 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अब ये दोनों का योगफल 480 दिया हुआ है, तो ये अगर एक योगफल अनुपात में दिया हुआ है तो योगफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो अगर योगफल हम लोग देखेंगे, इसमें से हमको बड़ी संख्या निकालना है। बड़ी संख्या किसको हम मान के चल रहे हैं, यहाँ पर x को मान के चल रहे हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या हम x को मान के चल रहे हैं। तो अगर योगफल का बात करते हैं तो ये दोनों को जोड़ दो, तो x + y यहाँ पे निकालते हैं। ये देखो, कोई भी अनुपात दिया रहता है तो एग्जैक्ट मान नहीं रहता है। तो 9 में 5 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 14 के 4 हाथ में 1, और 5 4 9, 9 1 10 हो जाएगा, तो 104। तो ये दोनों का योगफल 104 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल मान इसका कितना दिया हुआ है, 440। तो लिखेंगे चूंकि 104 पे कितने के बराबर है, 480 के बराबर है, इसलिए हमको कितना पर निकालना है, x का मान निकालना है ना। तो x कितना है, तो x अनुपात में देखेंगे तो ये 55 है, तो 55 पे निकालना है। तो 104 पे कितना, तो इतना हो जाएगा, तो इतना बटे 104 हो गया। 55 पे निकालना है तो इसमें 55 से गुना कर देते हैं। अब यही जो कैंसल आउट होकर आंसर आएगा वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं कितना से कट रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं 5 से, तो दिख नहीं रहा है कटते हुए, 4 से पहले काट देते हैं। तो 4 से ये कटेगा, 4 दूना के 8, 2 बचेगा यहाँ पे, 7 चौका 24, 26 हो गया। अगर 4 से यहाँ पे काटते हैं तो 4 एकम 1 को 4 दूना के 8, 120 हो गया। एक बार और काट देते हैं तो ये 2 से कटेगा 13 मरतबे, 2 से ये कटेगा 60 मरतबे, और ऊपर गुना कर देंगे 60 में 55 से, तो 5 6 30, 5 6 30 और 3 33, तो 3300 बटे कितना हो गया, 13 हो गया। तो ऑप्शन में आप देख सकते हैं 3300 बटे 13 कौन सा है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका हुआ निकालने का, नहीं तो यहाँ पे अनुपात जैसे ही निकाले, इसमें 55a, इसका x का मान 55a और y का मान कितना 49a लिख सकते थे। अनुपात में जब भी दिया रहता है तो उसके मान लिखने के लिए किसी भी एक संख्या से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, वही उसका मान होता है। और दोनों का मान यहाँ पे रख के a का मान निकाल लेते, और जब a का मान निकाल लेते तो वहाँ से x का मान निकाल लेते, तो ऐसे भी निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो गया, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। अगला जो क्वेश्चन है
वो क्वेश्चन है कि प्रयागराज से पटना जाने का कितना रास्ता है, तो 5 रास्ता है। और 4 मार्ग, पटना से कोलकाता जाने का कितना मार्ग है, 4 मार्ग है। तो पटना होते हुए प्रयागराज से कोलकाता जाने के लिए कितने रास्ते होंगे, उसकी संख्या पूछा जा रहा है। उसकी संख्या पूछा जा रहा है कितना रास्ता। अब देखो थोड़ा सा हम यहाँ पे दिखा रहे, ध्यान से देखिएगा। प्रयागराज को पी से दर्शा देते हैं, चलिए यहाँ पे आया, प्रयागराज को पी से दर्शा दिए, और पटना प्रयाग पी आर से दर्शा दिए, प्रयागराज को, पटना को पी ए से दर्शा दिए, और कोलकाता को के से दर्शा दिए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसको कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, तो आंसर बताने के लिए डायरेक्ट हम लोग बता देंगे। अब देखो बोला जा रहा है कि प्रयागराज से पटना जाने के लिए कितना रास्ते हैं, 5, 1 2 3 4 5, ये 5 रास्ते हो गए। अब बात किया जा रहा है कि जो पटना है, पटना से कोलकाता जाने का कितने रास्ते हैं, 4, तो 1 2 3 4। तो बोला जा रहा है कि प्रयागराज से अब कोलकाता जाना है पटना होते हुए, तो उसके लिए कितना रास्ते होंगे। देखें, एक तो रास्ता होगा कि यहाँ से गए, एक यहाँ से होते हुए ये रास्ते पकड़ लिए, एक रास्ता हुआ। फिर यहाँ से गए, यहाँ से पटना वाला चेंज कर दिए, ये ऊपर से नहीं जाके यहाँ से गए, 2 हो गया। फिर इसी रास्ते से जाएंगे, इसके साथ इधर से भी जा सकते हैं, 3 हो गया। इसके साथ यहाँ से भी जा सकते हैं, 4 हो गया। तो एक के साथ कितना पॉसिबिलिटी बना रहा है, 4। तो फिर इसके साथ भी कितना पॉसिबिलिटी होगा, 4। फिर इसके साथ भी कितना पॉसिबिलिटी होगा, 4। इसके साथ भी 4, मतलब हर एक के साथ 4। पहला वाला के साथ 4, 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 पहला वाला के साथ। टोटल पॉसिबिलिटी कितना होगा, 4 4 8 4 12 4 16 4 20 तक कितना पॉसिबिलिटी होगा, 20। तो इस तरह से क्वेश्चन जो बनाया जाता है, इसका 5 रास्ता है और इसका 4 रास्ता है, दोनों को क्या कर दो, गुना कर दो, तो कुल रास्ते से संभावना रास्ता का संख्या हो जाए 4 5 20। ये डायरेक्ट निकालने का तरीका हो गया। ऐसे भी यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर एक बार यहाँ से गए और यहाँ से ये चारों में से किसी के साथ जा सकते हैं, तो ये 4 प्रकार का रास्ता यहाँ से बन जा रहा है। एक बार यहाँ से जाएंगे तो इसमें चारों पर से किसी प्रकार से जा सकते हैं, तो इससे 4 बन रहा है। तो टोटल सबसे 4 4 4 बन रहा है, तो कितना हो जाएगा, चारों को जो यहाँ पर 5 को जोड़ेंगे तो ये 20 ऐसे भी हो जा रहा है, या डायरेक्ट दोनों को गुना कर दे वैसे भी 20 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऐसे ही हम लोग आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। इसी प्रकार से हम लोग अभी सबसे पहले जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, जितना भी टीआरई एग्जाम हुआ है, उसमें जो भी मैथ में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब क्वेश्चन का डिस्कशन देखने को मिलेगा। ये इस क्लास का टाइमिंग फिक्स है कि अभी प्रत्येक दिन आप लोगों को देखने को मिलेगा शाम 5 बजे क्लास। हो सकता है बाद में अल्टरनेट में कर दे, 3 दिन मैथ रहे, इसलिए कि और भी सब्जेक्ट हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक, तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।